तो क्या पढ़ना था? एंजाइम पढ़ना था। एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंजाइम वाले टॉपिक में क्या करना है? एंजाइम वाले टॉपिक में हम लोग से एग्जाम में क्वेश्चन तो एक दो आएंगे केवल। क्या आएगा कि एंजाइम की मैकेनिज्म क्या होती है, ये आएगा, या फिर आएगा क्वेश्चन कि एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी एंजाइम के काम को कौन कौन से लोग क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो दो टॉपिक तो इसमें आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो पूरा ना, हम लोग पढ़ेंगे सारी एंजाइम होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको भी जानेंगे, उसके बाद एंजाइम के टाइप्स क्या होते हैं उसको भी जानेंगे, एंजाइम कैसे काम करता है हमारी सेल के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम में उसको भी जानेंगे, और लास्ट में फिर एंजाइम के काम करने से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं, जैसे ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी, जैसे प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये दोनों थ्योरी भी एग्जाम में लिखनी आएगा, एंजाइम की मैकेनिज्म में है। और लास्ट में एंजाइम के काम को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उस पे प्रभाव डालते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से एंजाइम का काम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, यानी जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम, इसको हम लोग पूरा एक एक करके पढ़ लेते हैं, और मैं आपको लिखवा भी दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए एंजाइम के बारे में सबसे पहली चीज ये हैं क्या। तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी इससे पहले हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस। जीन क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था। जीन कैसे प्रोटीन बना रहा था, जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए राइबोसोम के पास गया, फिर राइबोसोम, एमआरएनए और कुछ और दूसरी चीजें, टीआरएनए और कुछ एंजाइम, इन सब लोगों ने मिलकर क्या बना दिया, प्रोटीन बन गया। ठीक है ना, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हम लोग पढ़े हुए हैं। एंजाइम भी प्रोटीन होता है, ये भी एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम भी प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है एक दो, लेकिन आमतौर पे जनरली हम क्या बोलते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये बात हो गई क्या कि जितने भी एंजाइम्स हैं सारे एंजाइम्स कैसे हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर मेड बाय किसके, मेड बाय प्रोटीन। ठीक है ना, तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं। एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन भी है, कुछ एंजाइम है जो नहीं बने हुए हैं, लेकिन जनरल बात की जाए तो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन। एक तो ये बात हो गई। अब एंजाइम इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जितने भी लिविंग सिस्टम है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और तो कुछ है नहीं, यही तो लोग है ना मेनली, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, जितने भी सेलुलर प्रोसेस है, पूरे शरीर के जितने भी काम हैं, सारी जो भी जैविक क्रियाएं हैं, वो सारी जैविक क्रियाओं को कराने के लिए इनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। किसकी, एंजाइम्स की। यानी एंजाइम्स हैं तो हम जिंदा हैं, एंजाइम्स हमें चला रहे हैं। ठीक है ना, एंजाइम्स हमारी बॉडी को चला रहे हैं, एंजाइम्स हमारी सेल के अंदर तरह तरह के फंक्शंस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स सेल के अंदर बन रहे हैं, जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, सारे जो काम सेल के होते हैं, टिपिकल काम, बहुत सारे फंक्शन है ना। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होना, एनिमल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्लांट्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस होना, ठीक है ना, हमारा डाइजेशन होना फूड का, ठीक है ना, और भी तमाम चीज़ें जो प्लांट के अंदर तरह तरह की साइकिल पढ़ते हो, रिस्पायरेशन की साइकिल पढ़ते हो ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और भी तमाम साइकिल्स होती हैं। तमाम तरह के नए नए प्रोडक्ट को बनने से, उनके बायोसिंथेसिस से जुड़ी हुई तमाम साइकिल्स होती हैं। उन सब कामों में जो है एंजाइम्स क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एंजाइम्स के एक बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। हमारी सेल के अंदर प्रोडक्ट के बनने का जो काम है वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत धीमा हो जाएगा, शायद होगा ही नहीं। जैसे हम लोग के पेट में, हम लोग के स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। खाना हम लोग खाते हैं, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन में मेनली क्यों होता है हम सबको पता है, क्योंकि हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और उनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तमाम एंजाइम्स ना प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए, पेप्सिन है ना, और तमाम हमारी सलाइवा में भी एंजाइम्स हैं, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है।
होता है ना। तो हमारे अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हम अभी खा लें, रात में खा लेंगे तो 4-5 घंटे में फूड हमारा क्या होने लगता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ घंटों में फूड कंप्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम्स नहीं होंगे तो यही जो फूड हमारा कुछ घंटों में डाइजेस्ट होता है, इसको डाइजेस्ट होने में कुछ दिन लग जाएंगे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ठीक है ना। तो 5 to 7 डेज तक लग सकते हैं, धीरे धीरे फूड फिर डाइजेस्ट होगा। तो एंजाइम्स कितना इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स सारे काम को तुरंत करवा देते हैं। एंजाइम्स सेल के अंदर होने वाले, बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को बहुत तेजी से करवा देते हैं, जिससे जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। और जो भी उससे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है वो बॉडी में क्या हो जाता है, बन जाता है ना। तो यही तो एंजाइम्स का काम हुआ। तो एंजाइम क्या काम करेंगे, एंजाइम जो होंगे वो हमारी सेल के अंदर होने वाले या हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ जी, क्योंकि हमारे बॉडी में, सेल में तमाम केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, सब केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि लिविंग के अंदर हो रहा है तो इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लैब में करवा रहे हैं, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाली लैब में कोई केमिकल रिएक्शन करा के कुछ बना रहे हैं, कोई गैस बना रहे हैं, कोई साल्ट बना रहे हैं, केमिस्ट्री में बनाते हैं ना, तो वो जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन वही साल्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, कोई गैस हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, कोई केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा है ना। तो हमारी जब सजीवों के अंदर वही प्रोसेस होने लगेगा, लिविंग के अंदर वही प्रोसेस होने लगेगा, कौन सा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वाला हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल में, तो उसी को क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल। बायो वर्ड जोड़ दिया ना, क्योंकि लिविंग के अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी में हो रहा है, कहाँ, हमारी सेल में हो रहा है, बॉडी की, प्लांट की सेल में हो रहा है, एनिमल्स की सेल में हो रहा है, ह्यूमन की सेल में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे हजारों बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी सेल में होते हैं, और उन सारे केमिकल रिएक्शंस को कौन करवाता है, एंजाइम्स पूरा करवाते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या हो गया, एंजाइम्स का काम हो गया कि दे आर एक्चुअली बायो कैटालिस्ट। बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो कैटालिस्ट। तो ये बायो कैटालिस्ट हैं, कौन है, बायो कैटालिस्ट है। केमिस्ट्री में कैटालिस्ट पढ़ते हो ना, हिंदी में बोलते थे उत्प्रेरक, केमिस्ट्री में होता है ना। केमिस्ट्री वाले टीचर्स पढ़ाते थे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें अगर हम उत्प्रेरक को मिला दें तो उस केमिकल रिएक्शन में की जो स्पीड है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, परिवर्तन दो तरह का हो सकता है, आइदर कि स्पीड बढ़ जाएगी उस केमिकल रिएक्शन की ना, या फिर उसकी स्पीड घट जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड में परिवर्तन करते हैं कौन, कैटालिस्ट, है ना। देख आमतौर पे कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं और एक नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की रफ्तार को तेज कर देते हैं उनको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की रफ्तार को धीमा कर देते हैं उनको हम नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, है ना। जैसे मान लो, जैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाकर हमें बनाना है अमोनिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम कोई कैटालिस्ट अगर एरो के ऊपर लिख देते हैं, सपोज करो आयरन लिख दिया, निकिल लग दी, मॉलिब्डेनम लगा दिया, आयरन लगा दिया, ये सब होते हैं ना कैटालिस्ट केमिस्ट्री में। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में इन लोगों को डाला जाता है रिएक्शन में। अच्छा, कैटालिस्ट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पूरा एंजाइम कैटालिस्ट से ही मिलता जुलता है। जो कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी किसकी है, एंजाइम्स की है। जो कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में होती है, द सेम प्रॉपर्टी इज कैरीड बाय द एंजाइम्स, वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, एंजाइम की। इसलिए कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है, क्योंकि एंजाइम के भी नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, बायो, उसका नाम बायो कैटालिस्ट रखा है। मीन्स उसका भी जो गुण है, उसका भी जो काम है, उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल कैसा है जैसे केमिस्ट्री वाले कैटालिस्ट का केमिस्ट्री में होता है, ठीक है ना। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है, चेंज कर देता है। आइदर स्पीड को इंक्रीज कर देता है और स्पीड को डिक्रीज कर देता है ना, जैसा भी उसका नेचर होगा, जैसा भी केमिकल रिएक्शन होगा, जिस भी पर्पज से हमने उसको डाला होगा वहां पर। दूसरी बात कि कैटालिस्ट जो होता है वो अपने अंदर कभी कोई चेंज नहीं लाता। जानते हो ना, उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक स्वयं में ना परिवर्तन किए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन की अंदर जाकर शामिल होता है और उस केमिकल रिएक्शन को पूरा करवाता है, बट स्वयं में कोई चेंजिंग नहीं लाता ना, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करता। कौन, कैटालिस्ट।
कैटलिस्ट रिएक्शन में घुस नहीं जाता, उसी में इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, बल्कि वो बस रिएक्शन की स्पीड को क्या करवा देता है, स्पीड को बढ़ा या घटा देता है, जो भी उसका नेचर होगा। पॉजिटिव होगा तो बढ़ा देगा, नेगेटिव होगा तो घटा देगा, है ना। लेकिन वो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने में नहीं शामिल हो जाएगा। वो उस रिएक्शन में शामिल होके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करना, बॉन्ड बनाना, ये सब नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में डीपली नहीं शामिल हो जाएगा, वो किसी और चीज़ में नहीं बदल जाएगा। अगर उस केमिकल रिएक्शन में वो शामिल हो जाए तब तो वो किसी और तरह के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन से पहले जैसे होते हैं वैसे ही रिएक्शन के बाद होते हैं। मीन्स उनके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस, वो रिएक्शन में आते हैं, रिएक्शन की स्पीड में जो भी करना है, घटाना बढ़ाना है वो करते हैं, और उसके बाद रिएक्शन खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, वो फिर से वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। कौन? कैटलिस्ट, किसी दूसरे रिएक्शन में, है ना। तो कैटलिस्ट ऐसे होते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल कौन होता है? एंजाइम। हमारे बॉडी में, सेल के अंदर, लिविंग के अंदर एंजाइम भी क्या करता है? हमारे अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड में चेंज कर देता है। अच्छा, कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में था वो स्पीड को दो तरह से चेंज करता था, या तो फिर वो उसको बढ़ा देता था स्पीड को, या फिर वो उसको घटा देता था। लेकिन यहाँ पर बायो में मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड को, कुछ थोड़े एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड को कम भी करते हैं, बट मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम कैसे बिहेव करते हैं? केमिस्ट्री वाले पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह। मीन्स कि एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर होने वाले या बॉडी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये भी कह सकते हैं हम लोग, सीधे चेंज करना ना कह के बढ़ा दे तो भी ठीक है, सही है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनका काम होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बायो कैटलिस्ट। तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या करेंगे? दे इंक्रीज, दे चेंज, या फिर इंक्रीज भी अब हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं रिएक्शन की स्पीड को, तो इसलिए हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ, रेट मींस क्या होता है? दर होता है ना, या स्पीड भी हम लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे रेट की जगह आप स्पीड लिख देते हैं। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन ना, दे बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं इन अ सेल, किसी सेल के अंदर। किसी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है? कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, ठीक है ना। तो यही एंजाइम का काम है। एंजाइम का काम क्या था? कि वो सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है, जिससे रिएक्शन जल्दी से क्या हो जाए? खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन जल्दी से, स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी से खत्म हो जाएगा ना रिएक्शन, और जल्दी से रिएक्शन खत्म हो जाएगा जल्दी से प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? रिएक्शन क्यों हो रहा है? प्रोडक्ट के लिए ना। रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन में क्या चीज़ होती है? रिएक्शन में एक एरो होता है, और एरो के लेफ्ट साइड में यानी पहले क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं, और रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है, और एरो के बाद जो लिखते हो वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है ना। तो रिएक्टेंट जितना जल्दी आपस में रिएक्शन करेंगे उतना जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्टेंट धीमे धीमे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड स्लो है या प्रोडक्ट धीमे धीमे बन रहा है। बट अगर रिएक्टेंट के बीच में जो रिएक्शन है वो तेजी से होगा, जल्दी से होगा, तो जल्दी से केमिकल रिएक्शन अकम्प्लीश हो जाएगा, मतलब संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और जल्दी से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रिएक्शन का काम खत्म, प्रोडक्ट मिल गया मतलब रिएक्शन बंद हो गया, रिएक्शन पूरा हो गया ना बेटा, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है ये इनका नेचर हो गया, ये इनका काम हो गया कि ये प्रोटीन के बने हुए हैं, ये बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमारी सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड में क्या करते हैं? उसमें वृद्धि करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं ना, या अगर चेंज कर देते हैं ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। जिससे कि जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो जल्दी से पूरे हो जाते हैं, वो रिएक्शन जल्दी से पूरे हो जाते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। उस रिएक्शन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक है ना। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी और इस पर डिस्कशन करेंगे, इसकी मैकेनिज्म जब आगे पढ़ेंगे। अब एक और टॉपिक, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। जरा इस नाम को देखो बेटा, एंजाइम। एंजाइम मीन्स इंजाइम, इन मीन्स में, जाइम मतलब ईस्ट। एंजाइम वर्ड इंजाइम वर्ड से आया है, और इंजाइम में दो चीजें, इंजाइम, इन मीन्स होता है में, जाइम मीन्स होता है ईस्ट। तो एंजाइम की डिस्कवरी ईस्ट में हुई थी,
इसीलिए इसका नाम एंजाइम रखा गया। एंजाइम की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? ईस्ट में हुई थी बेटा। ईस्ट एक क्या है? फंगस है, एक कवक है, फफूद है, फंजाई है ना। उसके अंदर ईस्ट अच्छा फंजाई है। हमारे बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट यूज़ होता है, हम इसको खमीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर। हम लोग जो रोटी बनाते हैं, मोटी वाली रोटी बनाते हैं ना, शादियों में जो रोटी बनती है वो वाली हो गई, जो ब्रेड होता है वो हो गया। रोटी को फुलाना होता है तो उसमें हम लोग खमीर डालते हैं, वही तो है ईस्ट, वही तो ईस्ट है ना। तो ईस्ट तो एक गुड, एक बेनिफिशियरी, एक यूज़फुल फंजाई है ना। उसको हम यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो तमाम चीज़ों को बनाता है। क्यों वो करता है ईस्ट? क्योंकि उसके अंदर क्या है? एंजाइम है, ठीक है ना। तो एंजाइम को सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था? ईस्ट में से निकाला गया था। इसीलिए इसको एंजाइम नाम ही दे दिया गया, क्योंकि इसकी खोज ईस्ट से हुई थी ना। तो एन का मतलब, यहाँ पे एन का मतलब है इन, और इन मतलब में होता है हिंदी में। और जाइम जो होता है, जाइम का मतलब होता है बेटा ईस्ट, ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट में इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इसका नाम एंजाइम रखा गया। इस प्रोटीन का नाम क्या रखा गया? एंजाइम रखा गया। और उसके बाद देखा गया कि ईस्ट में ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे वो तुम हो, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, चाहे वो और दूसरे फंगस हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी लिविंग है, कोई भी सजीव है, सबके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना। तो लेकिन सबसे पहली डिस्कवरी जो थी, वो सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर किया गया, दैट इज जाइमेज। जाइमेज, अब अलग अलग बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं बेटा, बट चलो ये ठीक है। जाइमेज, जाइमेज, जाइम देखो, जाइम ईस्ट, ईस्ट से ही है ना, जाइमेज। तो ये एंजाइम था जो ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको बाद में नाम रख दिया गया क्या? जाइमेज। हो गया। तो ये तो एंजाइम का नाम हो गया। चलिए और थोड़ा सा भी डिस्कवरी पे और थोड़ा बात करते हैं। तो एंजाइम्स के अंदर, एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, जिससे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो जल्दी से पूरा हो जाता है और जल्दी से उससे संबंधित जो उत्पाद है वो प्राप्त हो जाता है, और सेल के अंदर उस उत्पाद की जहाँ ज़रूरत है वो उत्पाद वहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। अच्छी बात है, ठीक है। अब एंजाइम्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर और देखते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बताया, दे आर मेड बाय प्रोटीन्स, मीन्स दे आर मेड बाय अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स किसके बने? अमीनो। एंजाइम्स को पॉलीपेप्टाइड भी तब कहा जा सकता है। दे आर पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड, दे आर पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड। कौन? एंजाइम्स। एंजाइम पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दे आर पॉलीपेप्टाइड। अरे आप देखते नहीं, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को जब मैंने लैक ऑपेरान पढ़ाया था, तो लैक ऑपेरान हम देखते थे जेड, वाई और ए, ये तीनों जीन जो थे वो जो प्रोटीन बना रहे थे वो एंजाइम ही थी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, जो कि क्या करती थी? लैक्टोज का ब्रेक डाउन करती थी और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको क्या कर देती थी? तोड़ देती थी। तो जो प्रोटीन बन रही थी वो क्या थे? एंजाइम ही थे। तो प्रोटीन्स एंजाइम की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं ना। तो बिल्कुल सही है, एंजाइम्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड हैं। दे आर मेड बाय अमीनो एसिड्स, दे आर एक्चुअली प्रोटीन। बट एक और चीज ध्यान सुनना कि ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड है, प्रोटीन के बने हुए हैं, कौन? एंजाइम्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में जितनी प्रोटीन है सारी प्रोटीन क्या हो? एंजाइम। जितनी प्रोटीन है सारी प्रोटीन एंजाइम की तरह से व्यवहार नहीं करती, समझे। एंजाइम्स प्रोटीन की तरह बने होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती। ये मेरे कहने का मतलब है। प्रोटीन्स और भी कई तरीके से बिहेव करती है और भी कई रूपों में पाई जाती है। सारी प्रोटीन एंजाइम की तरह नहीं होती, सारी प्रोटीन यही काम नहीं करती, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, है ना। तो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये याद रखना। एक्सेप्शन भी है, मैंने बताया ना कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि सभी प्रोटीन्स जो होती हैं वो एंजाइम नहीं होती, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये भी एक चीज याद हो गई, ठीक है। तो ये भी बात सही हो गई कि पॉलीपेप्टाइड है एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन है इसलिए पॉलीपेप्टाइड है। अमीनो एसिड का बना हुआ है तो प्रोटीन की, एंजाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? मोनोमर क्या हो जाएगी? इकाई क्या हो जाएगी? अमीनो एसिड, क्योंकि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है ना जी। चलो ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं एंजाइम्स के टाइप के बारे में। थोड़ा सा एंजाइम का टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप, दो तरह का एंजाइम होता है भैया, पीडीएफ में और आपको नोट्स दूंगा उसमें लिखवाऊंगा। क्या है?
दो तरह का। देखो बेटा, एंजाइम के टाइप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, एंजाइम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज बेटा सिंपल एंजाइम। क्या बोलेंगे? सिंपल एंजाइम। पहले वाले को बोला जाएगा सिंपल एंजाइम, सरल एंजाइम। हिंदी में बोलेंगे ना सरल एंजाइम, सरल एंजाइम। एंजाइम की हिंदी थोड़ी नहीं होती, एंजाइम एंजाइम ही और क्या, ठीक है ना। वैसे एंजाइम को बोलते हैं कुछ विकर बोलते हैं, विकर, सरल विकर। अब विकर नहीं, छोड़ो विकर को, एंजाइम ही पढ़ो। दूसरा जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा जटिल है ना, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स एंजाइम हो जाएगा। दो तरह के एंजाइम होते हैं बेटा, सिंपल एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम, है ना। आसान है, कोई बात नहीं, एग्जाम में आ जाएगा। देखो बेटा, सिंपल एंजाइम वो एंजाइम है जो पूरी तरह से प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, जो कंप्लीटली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। सिंपल एंजाइम्स 100% प्रोटीन के बने होते हैं। उनके अंदर, उनकी बॉडी में प्रोटीन के अलावा और कोई चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरी तरह से किसके बने होंगे? अमीनो एसिड्स के बने होंगे, मतलब प्रोटीन के बने होंगे, ठीक ना। तो दे आर कंप्लीटली क्या? प्योर प्रोटीन, कंप्लीटली मेड बाई प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये पूरी तरह से किससे बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना कि सिंपल एंजाइम केवल और केवल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। उनके अंदर प्रोटीन ही केवल है, ठीक है, बस इतना ही है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? सिंपल। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि सिंपल एंजाइम केवल और केवल अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। वो प्योर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, पूरी तरह से शुद्ध रूप से क्या होते हैं? अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है, यानी प्रोटीन होते हैं, है ना। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बेटा। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। यहां ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, वरना भूल जाओगे। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स एंजाइम केवल प्रोटीन का बना नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि ये सिंपल एंजाइम है, दिस इज सिंपल एंजाइम। ये क्या है? सिंपल एंजाइम है। अब ये सिंपल एंजाइम है। अब इस सिंपल एंजाइम का पूरा जो बॉडी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो केवल और केवल किसका बना हुआ है बेटा? केवल और केवल वो बना हुआ है किसका? प्रोटीन का, अमीनो एसिड का। सिंपल एंजाइम केवल प्रोटीन या अमीनो एसिड से बने हुए। मैंने इसको 3 बार बताया आपको। कॉम्प्लेक्स एंजाइम में देखिए, कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बॉडी जो होती है बेटा, इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बॉडी में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो सिंपल एंजाइम की तरह प्रोटीन का बना होता है। तो पहला पार्ट जो होगा वो किसका बना होगा? यानी उसका एक पार्ट, उसकी बॉडी का, जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बॉडी का एक पार्ट है, दैट इज प्रोटीन पार्ट, दैट इज मेड बाय अमीनो एसिड्स, सो इट इज प्रोटीन पार्ट ना, इट इज कॉल्ड प्रोटीन पार्ट। जैसे कि इसमें पूरा 100% प्रोटीन पार्ट है, उसमें हम समझ लो 50% प्रोटीन पार्ट है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या कहलाएगा? तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बॉडी में 2 पार्ट हैं बेटा। एक पार्ट वो जो प्रोटीन का बना है, दूसरा पार्ट वो जो प्रोटीन का नहीं बना है। जो पार्ट प्रोटीन का बना है उसको तुम लोग बोलोगे प्रोटीन पार्ट, और जो पार्ट प्रोटीन का बना हुआ नहीं है कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बॉडी में, वो पार्ट कहलाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। बहुत आसान है, ठीक है ना, कुछ है थोड़ी ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन पार्ट। एक कॉमन सेंस है, इतना तो दिमाग लगा लो, याद हो जाएगा। प्रोटीन पार्ट हो गया बेटा, ये प्रोटीन पार्ट हो गया। ये हो गया क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब प्रोटीन के अलावा कुछ और वहां पे होगा, क्या होगा भी बताएंगे, लेकिन इतने से नहीं केवल काम चलेगा। अब इसका नाम याद करो, सही नाम क्या है। प्रोटीन पार्ट को बेटा बोला जाता है एपो एंजाइम। अब यहां से भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोला जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोला जाता है। दोनों पार्ट जब मिलते हैं तब बनता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम, या फिर एक और नाम, ये दोनों पार्ट जब मिलते हैं तब बनता है जो उसको बोला जाता है होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? होलो एंजाइम। कंफ्यूज मत होना। होलो एंजाइम मीन्स कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आमतौर पे होता क्या है कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट अलग रहते हैं।
जब रिएक्शन का टाइम होता है, जब इनकी ज़रूरत किसी रिएक्शन में होती है, तब ये दोनों पार्ट आपस में आकर जुड़ते हैं और तब फिर एंजाइम की तरह से ये आगे फिर काम में आते हैं, जो भी इनका काम है ना। जानते हो काम क्या है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, है ना बेटा। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पार्ट जो होते हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं क्या? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम ही क्या है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई फर्क नहीं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम और होलो एंजाइम दोनों क्या एक ही चीज तो है ना बेटा। बस हम जब बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट आपस में मिले हुए हैं तब क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। तुम कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी चीज ठीक हो गई। तो अब ये याद रखना है कि प्रोटीन पार्ट को तुमने बोलना है क्या? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलना है? कोफैक्टर। अब एक चीज और ध्यान रखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम में प्रोटीन पार्ट तो वही रहेगा, अमीनो एसिड का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो अलग अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है ना। यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कॉम्प्लेक्स एंजाइम का वो कई टाइप का होता है। कितनी टाइप का हो सकता है वो? 3। कितना? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा पार्ट? नॉन प्रोटीन। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। नॉन प्रोटीन पार्ट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखो इधर देखो, लिख रहा हूं, देखो। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा, जिसका एक और नाम क्या है? कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स के हो सकता है। सबसे पहला उसको हम बोलते हैं, सबसे पहला ध्यान से देखो, सबसे पहले को बोलते हैं प्रोस्थेटिक। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप पहला वाला। ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में? दूसरी चीज जो होगी उसको बोलेंगे को एंजाइम। देखो बेटा ऐसे ही नाम मिलता जुलता यहां पर भी आया था। हाँ, वो तो नॉन प्रोटीन पार्ट को ही कहते थे। को फैक्टर का एक टाइप है क्या? को एंजाइम। तो को एंजाइम कंफ्यूज मत होना, को फैक्टर दूसरी चीज है, को फैक्टर और को एंजाइम उसी में ही एक टाइप है। मींस को एंजाइम ही को फैक्टर है, सही है कि नहीं। को फैक्टर का एक टाइप है क्या? को एंजाइम, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो होती है दैट इज बेटा मेटल आयन। क्या बोलते हैं? मेटल आयन। धातुएं। हमारे बॉडी में प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं ना। हम लोग के खून में नहीं होता, आयरन होता है, होता है ना। हमारी बोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है ना। और भी तमाम आयरन और भी तमाम कंपाउंड, तमाम धातुएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है ना, हमारे अंदर होती है ना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो कभी कभी ये लोग भी आकर क्या बोलते हैं? अपने आप को नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह से समझते हैं और जाकर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स एंजाइम बन जाता है। तो मेटल आयन का एक और नाम हो जाएगा एक्टिवेटर। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर बोलेंगे। तो मेटल आयन को क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट कितनी टाइप का हो सकता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर? 3 टाइप का हो सकता है। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटल आयन। ये 3 टाइप्स हैं किसके? नॉन प्रोटीन। इनमें से कोई एक किसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर होगा, कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। वो जाकर किससे जुड़ा होगा? प्रोटीन पार्ट से, और बना होगा एक पूरा कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलो एंजाइम, ठीक है ना बेटा। तो ये इतना जो मैंने आपको बताया इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे का थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बता देता हूं तीनों में फर्क क्या है। देखो ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर होता है, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो हमेशा के लिए प्रोटीन पार्ट से जुड़ा रहता है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? P फॉर प्रो, P फॉर परमानेंट, ठीक है ना। हमेशा के लिए, सदैव, स्थायी रूप से। ये ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो अगर एक बार प्रोटीन पार्ट से जुड़ जाते हैं तो फिर कभी वो उससे अलग, हाँ, और हमेशा होलो एंजाइम बना रहेगा, ठीक है ना। चाहे रिएक्शन हो चाहे रिएक्शन ना हो, चाहे रिएक्शन का टाइम हो चाहे रिएक्शन का टाइम ना हो, हमेशा ये दोनों पार्ट अगर आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एक पार्ट क्या है? नॉन प्रोटीन वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना। अगर रिएक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है प्रोटीन पार्ट से, इट मींस कि वो कौन सा वाला नॉन प्रोटीन पार्ट है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं जो प्रोटीन वाले पार्ट से हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे रिएक्शन हो चाहे ना हो, और कॉम्प्लेक्स एंजाइम का स्ट्रक्चर हमेशा बना रहता है, नहीं, पूरा होलो एंजाइम हमेशा बना रहता है, सही है ना बेटा। अब इसी का उल्टा है ये, अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आकर प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़े
कब? जब रिएक्शन का टाइम हो तब। और जब रिएक्शन पूरा हो जाए तो फिर वो नॉन प्रोटीन पार्ट वापस से प्रोटीन वाले पार्ट से क्या हो जाए? अलग हो जाए, निकल जाए, चला जाए वापस कहीं, ठीक है ना बेटा, सेल में ही अलग अलग दूसरी जगहों पर, ठीक है ना। तो हम ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम इज सच टाइप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज नॉट परमानेंटली अटैच्ड, जो कि हमेशा के लिए प्रोटीन पार्ट से नहीं जुड़ा रहता। इट ओनली अटैच एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन, ये केवल तभी आकर प्रोटीन पार्ट से जुड़ता है जब रिएक्शन होता है। जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद वापस से जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी कि कौन? यानी कि जो कोएंजाइम है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट वापस से क्या होगा? प्रोटीन पार्ट्स को छोड़कर उससे अलग हो जाएगा। तो बेटा अगर ऐसा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा? कोएंजाइम। अब कुछ एग्जांपल भी इसके सुनो, जैसे एटीपी हो गया, सुने हो ना? एटीपी का नाम सब लोग जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना, एक हाई एनर्जी कंपाउंड है ना, एनर्जी का कंपाउंड है ना। एटीपी हो गया, एनएडीपी हो गया, एनएडीपी, एनएडीएच हो गया, एफएमएन हो गया, टीपीपी हो गया। ये सब तरह तरह के जो कंपाउंड हैं, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ना, एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, टीपीपी ट्राई पायरोफॉस्फेट। ये सब जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये सब किसके उदाहरण हैं? यही लोग आकर एटीपी आकर प्रोटीन पार्ट से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एटीपी अपने आप को किस रूप में यहाँ पर दिखा रहा है? नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में वो आकर प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो कि ये क्या हो गया? हाँ, ये कोएंजाइम की तरह से यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। समझ में आ गई बात ना? अच्छा, मेटल आयन क्या है? मैंने अभी बताया शुरू में, मेटल आयन धातुएं होती हैं। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, हम लोग के अंदर होती हैं, और वो भी कभी कभी जाकर किसी प्रोटीन पार्ट से जुड़ जाती हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह से क्या करती हैं? अपने आप को बिहेव करती हैं ना। दे एक्ट एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है ना, बाई अटैच विद प्रोटीन पार्ट, वो प्रोटीन पार्ट से जाकर जुड़ जाती हैं। तो वो मेटल्स जो होंगे ना, वही क्या कहलाएंगे? मेटल आयन। या ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को आप क्या बोलोगे? एक्टिवेटर। मेटल तो है ही ना, तो उनको क्या बोलोगे? एक्टिवेटर भी बोल सकते हो। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या है? मेटल आयन है। ये सब भी कभी कभी अपने आप को नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पे क्या करते हैं? हाँ, बिहेव करते हैं और जाकर किसी प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स एंजाइम बन जाता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम के शरीर का आधा हिस्सा ये अपने आप को मानते हैं, है कि नहीं? तो ये फर्क हो गया। ये परमानेंटली अटैच है, ये केवल टेम्पररी अटैच है, ये भी टेम्पररी अटैच है, ये भी टेम्पररी अटैच है, ये भी टेम्पररी अटैच है, ये परमानेंटली अटैच्ड है। समझ में आ गई बात ना बेटा? तो ये मैंने क्या पढ़ा दिया? टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, यानी इसका नामकरण कैसे किया जाता है, और फिर हम लोग उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम्स जो होता है उसके अंदर कुछ और जो उसके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइंडिंग साइट क्या होती है। समझ में आ रही बात ना? जैसे बाइंडिंग साइट क्या होती है, एक्टिवेशन साइट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक, एक्टिव साइट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम की मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म कैसे वो वर्क करता है, और उसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं। फिलहाल यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपसे आएगा। पूछता है होलो एंजाइम क्या है, शॉर्ट नोट लिखिए। पूछता है एपो एंजाइम क्या होता है, पूछता है कोफैक्टर क्या होता है। इस पे अलग अलग टुकड़े में क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के ना। और आप अगर इसको समझे रहोगे तो आप इसको लिख दोगे जो मैंने अभी बताया, वरना आप इसको लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।